हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। हमारी क्लास 12th की फ़िज़िक्स की सीरीज़ चल रही है और ये चैप्टर नंबर 2 है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर नंबर 2 में जो आंकिक प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। वैसे तो बुक में काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ वो क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आ चुके हैं या इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट मीटर इन्वर्स है। यानी कि हमें बताया गया है कि जो वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र का जो वेक्टर है उसकी वैल्यू ये है। ठीक है, क्या वैद्युत क्षेत्र है? वेक्टर वैद्युत क्षेत्र में दिया है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E इज इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और इसका मात्रक क्या दिया है? यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मात्रक दिया है वोल्ट मीटर इनवर्स। ये मात्रक भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, वैसे तो जो हमने वैद्युत क्षेत्र का मात्रक पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा हुआ है? न्यूटन अपॉन कूलाम। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपॉन कूलाम। लेकिन वोल्ट मीटर इनवर्स भी वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक है, याद रखिएगा इसे। कहता है कि इस वैद्युत क्षेत्र में, इसमें यानी कि किस में? वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, इसमें यानी वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, एक क्षेत्रफल रखा हुआ है, एक पृष्ठ रखा हुआ है, जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है इन्होंने वेक्टर के रूप में? वेक्टर ए जो दिया है, एरिया वेक्टर जो दिया है वो कितना दिया है? 8j, और क्या है? मीटर स्क्वायर। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे जो है स्पष्ट हो रही हैं सवाल में, कि एक तो हमें वैद्युत क्षेत्र का सदिश दिया था, वैद्युत क्षेत्र का वेक्टर दिया था, वेक्टर E इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप वोल्ट मीटर इनवर्स, और दूसरी चीज़ दी है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है, जिसका वैल्यू है 8j मीटर स्क्वायर। कहता है कि इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमें बताना है, वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो क्वेश्चन किस चीज़ का है? वैद्युत फ्लक्स की जानकारी हमें देनी है कि वैद्युत फ्लक्स जो है वो कितना है। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। यही फॉर्मूला है, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। देखिए, यहाँ हमें इसे खोलने की ज़रूरत है या नहीं है? बहुत बेसिक सी बात जो है मैं लेकर चल रहा हूँ, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। फॉर्मूला लिखा उन्होंने वेक्टर E डॉट वेक्टर A। अब इसे वो खोलते हैं, खोलने के बाद खोलते हैं EA कॉस थीटा, यही आएगा। भाई हमें यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे एंगल का कोई मैटर नहीं है। यहाँ जो दोनों चीज़ें चाहिए, E और A जो चाहिए, वो खुद ही वेक्टर फॉर्म में दी हुई हैं। दोनों चीज़ें, E चाहिए, E वेक्टर फॉर्म में है, और A चाहिए, A भी वेक्टर फॉर्म में। दोनों चीज़ें ही वेक्टर फॉर्म में दी है, तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे यहाँ से उठाएंगे और यहाँ रखेंगे, खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें से। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये तो होगी E की वैल्यू इनटू, अब रखना है हमें A, वेक्टर A है ना, वेक्टर A की वैल्यू कितनी है? 8j, तो हमने यहाँ पर रखा 8j। अब करते हैं मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी 16, और i कैप और j कैप, i कैप डॉट j कैप प्लस 3 अट्ठे 24, j कैप इंटू j कैप, ठीक है, माइनस 4 अट्ठे 32, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे ना, 4 अट्ठे 32, और k कैप इंटू j कैप। अब हम जानते हैं i कैप इंटू j कैप क्या होता है? 0, तो 16 गुणा 0 तो ये आया 24। j कैप इंटू j कैप क्या होता है? 1, और k कैप इंटू j कैप क्या होता है? 0। ये सब हमने 11th में चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सब चीज़ 11th का मैटर है ये जी। तो 16 गुणा 0 तो 0 ही आना है, चलो 24 तो ये आ जाएगा, और माइनस 0, तो ये भी 0 प्लस 24 माइनस 0, तो कुल मिला के कितना फ्लक्स आ गया है? 24 आया है। कितना फ्लक्स आया है? 24। देखिए, तो मल्टीप्लाई है, आप इसे सीधा सीधा, और भी आसान तरीका यह है कि बाकी सब चीज़ें छोड़िए, जे वाले की जे में कर दीजिए, बात ख़त्म। तो ये भी छोड़िए, ये भी छोड़िए, यहाँ जे है ना, तो जे वाले की जे में करिए, बात ख़त्म होगी। तो 3 अट्ठे 24 आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप सीधा करते चलिए उस तरीके से, फिर आपको ये मालूम होना चाहिए i इंटू जे 0 होता है, j इंटू जे 1 होता है, मतलब सेम इंटू सेम की वैल्यू एक होती है। अगर i
इंटू आई होगा तो 1 होगा, जे इंटू जे होगा तो 1 होगा, के इंटू के होगा तो 1 होगा, और इसके अतिरिक्त अगर किसी भी तरह की गुणनफल बन रही है तो वो 0 हो जाएंगे। जैसे आई इंटू जे क्या हो जाएगा 0, आई इंटू के क्या हो जाएगा 0, के इंटू जे क्या हो जाएगा 0, जे इंटू आई हो जाएगा 0, सब बाकी 0 हो जाएंगे, सेम इंटू सेम की मल्टीप्लाई 1 आएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वैद्युत फ्लक्स। अब इस वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और देख लेते हैं क्या बन पाएगा। तो मात्रक आप एडजस्ट कर सकते हैं। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का जो इन्होंने मात्रक दिया है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक दिया है वोल्ट मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स का मतलब है मीटर बटे में है ना। मीटर इनवर्स का मतलब क्या है, मीटर कहाँ है, अपॉन में है, इनटू अब है ए जो है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वोल्ट इंटू मीटर। तो यहाँ जो मात्रक होगा वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। ये वैद्युत फ्लक्स का हमारा मात्रक हो जाएगा इस तरीके से। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो हैं मॉडल पेपर में या बुक में जहाँ भी मिल पाए जो कि वेक्टर फॉर्म में दिए हों, ई की वैल्यू है, ए की वैल्यू अगर वेक्टर फॉर्म में दी हुई है तो आप उसे एक बार करके देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, अभी तक आया तो नहीं है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सवाल आने चाहिए एग्जाम में। कहता है 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक निश्चित आयतन है हमारे पास में, और कहता है कि इसमें जो है 4000 फ्लक्स रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। कितनी रेखाएं प्रवेश कर रही है, 4000 फ्लक्स रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, और 2500 फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही हैं, और 2500 क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। तो 2500 जो है वो इसमें से बाहर निकल रही हैं। बताइए इस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। देखिए सवाल है किस चीज़ का, सवाल में स्टार्टिंग पता चलती है फ्लक्स रेखाओं से कि 4500 फ्लक्स रेखाएं प्रवेश कर रही हैं और 2500 फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही हैं। और क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, फिर आवेश बताओ कि भाई इसके अंदर कितना आवेश है, क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो देखिए पहली बात तो जो फ्लक्स प्रवेश करता है, फ्लक्स मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी वैद्युत फ्लक्स की तो मैंने वैद्युत फ्लक्स के बारे में ये बताया था कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि है, और ये दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव फ्लक्स धनात्मक फ्लक्स, एक होता है ऋणात्मक फ्लक्स। आप थ्योरी की अगर नहीं देखी है जिसने पहले, तो आप थ्योरी वाली वीडियो ज़रूर देखिए वैद्युत फ्लक्स की, कि वैद्युत फ्लक्स दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है, जब वो बाहर निकलता है, बाहर निकल रहा हो, और नेगेटिव कब होता है, जब वो प्रवेश कर रहा हो, अंदर जा रहा हो। तो देखिए ये वाला क्या है, अंदर प्रवेश कर रहा है 4.5। ये जो फ्लक्स रेखाएं, फ्लक्स रेखाएं क्या, फ्लक्स ही तो है, फ्लक्स रेखाएं क्या है, फ्लक्स ही है। यानी ये जो 4500 जो फ्लक्स है ये क्या प्रवेश कर रहा है, तो ये हो गया नेगेटिव वाला। कैसा हो गया ये, नेगेटिव। और जो बाहर निकल रहा है ये फ्लक्स हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो क्षेत्र से संबंधित जो फ्लक्स है वो दो हैं। तो पहला जो फ्लक्स है φ1 वो कैसा है 4500, और कैसा है माइनस का। क्यों लिखा मैंने माइनस का, क्योंकि प्रवेश कर रहा है ना, और जब भी फ्लक्स प्रवेश करता है तो वो कैसा होता है नेगेटिव। और दूसरा फ्लक्स जो है वो कितना है 2500, और ये कैसा है पॉजिटिव, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने वाला फ्लक्स प्लस होता है और अंदर प्रवेश करने वाला माइनस। तो अब देखते हैं नेट फ्लक्स कितना है। नेट फ्लक्स जो बन पा रहा है वो कितना बन पा रहा है, नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ दीजिए, φ1 प्लस φ2। φ1 का मान है माइनस के 4500 और φ2 का मान है 2500 प्लस का। भाई φ1 का मान माइनस 4500 तब इसका मान हमने रख दिया, तो कुल कितना बचा माइनस के 2000। तो नेट फ्लक्स जो बना हमारा वो कितना बना है 2000 बना है। अब एक गॉस की थ्योरम हमने पढ़ाई थी आपको, गॉस थ्योरम जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, वो मैंने पढ़ाई थी। गॉस थ्योरम से में क्या बताया गया था, गॉस थ्योरम में बताया गया था कि भाई जो फ्लक्स होता है, गॉस की जो प्रमेय है, गॉस की प्रमेय समझाती है कि जो फ्लक्स होता है वो आवेश का 1/ε0 मल्टीप्लाई होता है। तो अब हमें आवेश ही तो निकालना, तो क्यों निकालना है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फाई इंटू ε0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू। तो कुल मिलाकर क्यू के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू के लिए फॉर्मूला बन गया फाई इंटू ε0, और फाई की वैल्यू कितनी है माइनस के 2000, और ε0 की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है ना। तो देखिए ये 3 जीरो है प्लस की,
टोटल वैल्यू माइनस की है, मैं केवल जीरो की बात करूँ, ये तो माइनस, आंसर माइनस में आएगा, मैंने पहले लगा दिया, अब छोड़िए, आंसर माइनस में आएगा। ये जो जीरो है, ये जीरो पूछ रहा हूँ मैं, जीरो कैसी है, ये तो 2000 है ना, जीरो तो सिंपल है, तो 3 जीरो हो गई प्लस वाली और पावर होगी माइनस की 12, तो कितना बचेगा, माइनस की 9 पावर बचेंगी, है ना, माइनस की 9 पावर बची। और 8.85 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 में, तो ये लगभग आ जाएगा 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7, 8 दूनी 16, तो ये आ गया 17.70 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलाम। अब इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इस तरीके से इतना इसका जो है आवेश इस प्रश्न से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। इस तरह का सवाल मैंने जब थ्योरी में पढ़ा रहा था आपको, गॉस की थ्योरम जब मैंने पढ़ाई थी, तब भी मैंने ये बताया था, इस तरह का सवाल आते हैं, इस तरह के सवाल काफ़ी एग्जाम में आते हैं। देखते हैं क्या है। कहता है 2 माइक्रोकूलाम का एक धनावेश है जो कि 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। घन बनाते हैं, सबसे पहले हम एक घन बनाते हैं, ये घन हो गया हमारे पास, ठीक है। कहता है जो घन है, इस घन के की जो भुजा है, घन की भुजा कितनी है, 0.2 मीटर की है, तो 0.2 मीटर की इसकी भुजा हो गई, सेम ये होगी और सेम ये होगी, 0.2 मीटर की होगी और 0.2 मीटर की ये होगी। घन में सब चीज़ें सेम होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होती है। कहता है इस घन के केंद्र पर जो है इतना आवेश रखा था, है ना, 0.2 माइक्रोकूलाम का धनावेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। तो जो 0.2 माइक्रोकूलाम का ये घन के केंद्र पर हो गया। कहता है एक पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। तो यदि आपको थ्योरी ध्यान आ रही तो मैंने इस तरह का सवाल पहले भी कराया था। सबसे पहले हम निकालते हैं कि भाई यहाँ आवेश कितना है, तो आवेश यहाँ पे है 2 माइक्रोकूलाम का है, तो 2 माइक्रो की जगह आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, है ना। अब निकालते हैं कुल फ्लक्स जो कि यहाँ गुजर रहा है, गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो है वो गॉस की थ्योरम से निकालते हैं। गॉस की थ्योरम क्या कहती है, Q इंटू 1/ε0। Q की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और ε0 का मान रखेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो माइनस 12 ऊपर जाके प्लस की 12 हो जाएंगी, और ये माइनस की 6 रहेंगी, तो माइनस की 6 और प्लस की 12 ही हो जाएंगी, कितनी बचेंगी, प्लस की 6 बचेंगी, और यहाँ क्या आ गया 2/8.85। तो ये फ्लक्स आया, ये फ्लक्स जो आया कुल फ्लक्स आया टोटल, इस पूरे घन से गुजरने वाला। और पूरे घन के अंदर जो है वो कितने फ्लक्स हैं, ये तो पूरे घन से आया, पूरे घन से जो फ्लक्स गुजर रहा है, तो पूरे घन से जो गुजर रहा है उसमें है 6 फलक। आप जिस कमरे में बैठे हैं, एक दीवार आपकी नोज के सामने होगी, एक पीठ के पीछे होगी, एक राइट हैंड की तरफ, एक लेफ्ट हैंड की तरफ, 4 तो ये दीवारें हो गई, 4 फलक तो ये हो गए। भाई जिस रूम में आप बैठे हैं, एक दीवार क्या होगी आपके फेस के सामने, एक पीठ के पीछे, एक राइट हैंड पे, एक लेफ्ट हैंड पे, एक सिर के ऊपर छत और एक पैर के नीचे फर्श, तो कुल कितने फलक हो गए, 6। तो ये तो वह 6 फलकों से भाई ये पूरा ये जो फ्लक्स है ये तो पूरे से गुजर रहा है ना, और पूरे में कितने फलक हैं, 6। तो 6 फलकों से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, 6 फलकों से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना है, 2/8.85 इंटू 10 की पावर 6 है। लेकिन हमें तो एक फलक से गुजरना है, एक पृष्ठ से, तो एक फलक या एक पृष्ठ से जो गुजरने वाला होगा वो कितना हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई होगी, तो 2 गुणा 1 की मल्टीप्लाई होगी और 6 से डिवाइड हो जाएगा, और बाकी आप इसे कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लगेगा, देखते हैं क्या है। एक वृत्तीय प्लेट की त्रिज्या इतनी है, एक हमारे पास प्लेट है, क्या है, प्लेट, और प्लेट कैसी है, वृत्तीय है, सर्कुलर है, और उसकी त्रिज्या हमें दी है 0.1 मीटर।
कहता है कि ये जो प्लेट देखो, त्रिज्या का हम लोग क्या करेंगे, रेडियस का हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा एरिया निकालेंगे तो किसी भी प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है, प्लेट का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम जानती हैं 3.14 होती है, और आर की वैल्यू क्या है 0.1, और इसका भी क्या करना हमें स्क्वायर, तो 3.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर बहुत सावधानी से कीजिएगा, 0.01 आता है, ठीक है। 0.1 का स्क्वायर आप करिएगा, बहुत सावधानी से करिएगा, 0.01 आएगा। तो देखिए ये 1 2 2 पॉइंट पीछे है, तो 2 पॉइंट और पीछे पहुँचाना, 3 तो पहुँच ही जाएगा, यहाँ तो पहुँच गया, लेकिन अभी तो एक ही खिसका है ना, तो एक और खिसकाना पड़ेगा 0 लगा के। तो इतने मीटर स्क्वायर का क्या है क्षेत्रफल है, और आप जैसे आसानी समझे वैसा आप निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। फॉर्मूला आपको, त्रिज्या आपके पास है और फॉर्मूला भी आपके पास है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया का, किसी भी सर्कुलर प्लेट, वृत्तीय प्लेट का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। आप इसे आसानी से निकालिए, कैलकुलेट कीजिए। कहता है यह प्लेट जो है ना 10⁻⁻4 न्यूटन इंटू कूलाम इनवर्स तीव्रता वाले क्षेत्र में रखी है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें पता चल गई, एक तो क्षेत्रफल पता चल गया 0.0314 मीटर स्क्वायर है, दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर ये पता चला कि वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो वैद्युत क्षेत्र कितना है, वैद्युत क्षेत्र है 10⁻⁻4 न्यूटन कूलाम इनवर्स का वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पर। अब सारा का सारा सवाल ये है कि कहता है कि इस प्रकार रखी है कि प्लेट का जो तल है, प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब सवाल पढ़ने पर हमें अगर एक सामान्य सी बुद्धि हम देखेंगे तो कोई भी यहाँ सोचेगा कि थीटा की वैल्यू क्या है, पढ़ा सवाल तो पता चला 30 डिग्री, तो यहाँ रख दिया भैया 30 डिग्री। और हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फाई इजिकल टू वैक्टर ई डॉट वैक्टर ए होता है। अब यहाँ वैक्टर फॉर्म तो थी नहीं तो इसलिए खोल लेंगे, ई डॉट ए कॉस थीटा। तो ये वैक्टर थोड़ी दिए थे, वैल्यू दिए। अब हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू रखेंगे, ई की वैल्यू है 10⁻⁻4, ए की वैल्यू रखेंगे 0.0314 इंटू कॉस, और थीटा की वैल्यू हमने देखी 30, तो 30 रख देंगे और आंसर हो जाएगा हमारा। हम सोचेंगे कि ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये आंसर गलत आएगा। क्यों, देखिए ये जो 30 डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री का कोण प्लेट की जगह आप प्लेट को क्षेत्रफल पढ़िए, ठीक है, क्योंकि प्लेट भी तो क्षेत्रफल ही है, क्षेत्रफल का तल बना रहा है। क्षेत्रफल प्लेट की जगह मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्षेत्रफल, क्योंकि प्लेट का भी क्षेत्रफल ही तो होता है। प्लेट का यानी क्षेत्रफल का तल जो है, तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाना है। हमें कभी भी जो कोण चाहिए होता है वो तल से नहीं चाहिए होता, कोण चाहिए होता है उसके वेक्टर से, सदिश से। समझ पा रहे हैं क्या मेन बात है कि ये जो हम यहाँ पे सवाल पढ़ रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता। हमें तल से लेना ही नहीं है कोण, हमें जो कोण चाहिए होता है वो चाहिए होता है वेक्टर से, ठीक है। तो ये जो कोण 30 डिग्री यहाँ दिया हुआ है, 30 नहीं रखना हमें यहाँ पे एंगल रखना है कि हमें देखना है कि अगर प्लेट का तल जो है क्षेत्र से 30 डिग्री का बना रहा था तो वेक्टर कितने का बना रहा होगा। तो उसका एक सरल सा तरीका मैं अभी आपको यहाँ बता देता हूँ कि वेक्टर का निकालने के लिए जो भी इन्होंने दिया उसे 90 में से लेस कर दीजिएगा। 30 दिया था ना, तो 90 में से 30 घटा देना, तो ये आ जाएगा 60। तो यहाँ रखेंगे cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू आप रखिए, सोचिए cos 60 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ रखिए और कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। समझते हैं ऐसा क्यों करा हमने, 90 में से क्यों घटाया है। तो मान लीजिए हमारे पास, देखिए ये है वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, ब्लू पेन दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है, और ये हो गई प्लेट। अब ये वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए ऐसे है, इस तरीके से, और कह रहा है कि प्लेट जो है 30 डिग्री का कोण बना रही है। प्लेट ना बनाया 30 डिग्री का, ये देखिए यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब प्लेट का जो वेक्टर होगा, प्लेट का वेक्टर तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, प्लेट का वेक्टर ऐसा आ जाएगा, ये प्लेट का वेक्टर है, प्लेट का वेक्टर तो फिक्स हो गया अपना, प्लेट का वेक्टर ऐसे। अब प्लेट जो है, प्लेट 30 डिग्री पे झुकी थी,
ये तीव्रता हो गई हमारी, ये वाली तो तीव्रता ना, तीव्रता इस प्लेट ये प्लेट 30 डिग्री पे झुकी हुई थी, तो वेक्टर देखे कितना झुक गया। ठीक है, और अगर इस तरीके से नहीं समझ पा रहे तो आप सीधा सीधा कंसेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि वीडियो में समझा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। किसी दिन बोर्ड पर कोशिश करेंगे आपको समझाने की चीज़ें। आप फिलहाल इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो भी एंगल ये देंगे उसे 90 में से घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जो है करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और इस तरह के सवाल मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट होते हैं, पेपर में काफ़ी ये आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा है तो आप इसे कर पाएंगे, अदरवाइज सवाल अपने आप ही अटकेगा। अनंत लंबाई की एक आवेश रेखा, एक अनंत लंबाई की आवेश रेखा, आवेश रेखा मतलब तार मान सकते हैं भाई, तार में भी तो आवेश ही बहता है, और तार क्या एक रेखा ही तो होती है। तो अनंत लंबाई के एक तार, तो आप आइडिया लगा दीजिए कि तार वाले डेरिवेशन जो मैंने कराया था अनंत लंबाई के तार वाला, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। कहता रेखीय घनत्व जो है इतना है। तो ध्यान कीजिए, रेखीय घनत्व मैंने क्या बताया था, रेखीय घनत्व होता है लैम्डा, और कितना है 4 माइक्रोकूलाम अपॉन मीटर। माइक्रोकूलाम को चेंज कर लीजिएगा, माइक्रो की जगह 10⁻⁶ आ जाएगा, इतने कूलाम अपॉन मीटर आ गया। कहता है रेखा से 4 मीटर की दूरी पर, ये मान लीजिए रेखा हो गई और इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर, तो दूरी कितनी होगी, r = 4। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो मैं समझता हूँ फॉर्मूला आप डेरिवेशन जो मैंने कराया था उसके नोट्स जो आपने बनाए होंगे उसे आप देखिए। ठीक है, उसे निकालिए, वहाँ जो फॉर्मूला है उसे आप लिखिए, λ/2πr × ε0, यही फॉर्मूला था। और कीजिए, लैम्डा का माने रखिए 4 × 10⁶, 2 पाई की वैल्यू सभी को पता ही है, r दूरी कितनी है, 4 मीटर दूरी पर निकालनी थी, और ε0 का मान है 8.85 × 10⁻12। कैलकुलेशन देखिए टफ सी नज़र आ रही है, लेकिन आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो बिल्कुल होगी। 4 से 4 कट जाएगा, बाकी जो है आप देखिए कैलकुलेट कीजिए इसे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये प्लेट, चादर, तो ये चादर वाले डेरिवेशन से संबंधित नजर आएगा क्वेश्चन। कहता पृष्ठ घनत्व, और पृष्ठ घनत्व मैंने क्या बताया था, सिग्मा। पृष्ठ घनत्व जो सिग्मा है वो कितना है, +1 माइक्रोकूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो वो माइक्रोकूलाम को आप चेंज कर लीजिएगा, माइक्रो की जगह 10⁻⁶ कूलाम, और अपॉन में मीटर स्क्वायर चल रहा है। कह रहा प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र बताइए। तो प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला था, अगर आपको याद आ रहा हो तो σ/2ε0 था। ठीक है, बहुत सरल सा फॉर्मूला है। सिग्मा की वैल्यू यहाँ दी हुई है 2 तो 2 है, और ε0 की वैल्यू भी आपको याद ही होगी। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ महसूस हो सकती है, बाकी करेंगे तो होगा ज़रूर। ठीक है, और करना पड़ेगा हमें, अगर एग्जाम में नंबर लाने हैं तो करना तो हमें पड़ेगा ही। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं धातु की 2 बड़ी तथा पतली प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर रखी हैं। 2 प्लेटें हैं, एक दूसरे के समीप रखी हुई हैं, एक दूसरे के पैरेलल समांतर ये प्लेटें जो हैं वो रखी हुई हैं। तो मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, 2 प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, समांतर जो हैं दोनों प्लेटें स्थित हैं एक दूसरे के। यथा प्लेटों का जो आवेश पृष्ठ घनत्व है वो इतना है। इसका जो पृष्ठ घनत्व है वो कितना है, 1.77 × 10⁻11। दूसरी का भी इतना होगा, क्योंकि अलग से तो बताया नहीं है, 1.77 × 10⁻11। तथा विपरीत चिन्हों का, यानी कि अगर एक का प्लस का है तो दूसरे का माइनस का है। कहता प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो प्लेटों के बीच में बतानी है। देखिए पहले यहाँ पे ये वाली प्लेट वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी E1, और फिर यहाँ पे ये वाली प्लेट उत्पन्न करेगी E2। अब देखना ये होगा कि इस वाली प्लेट ने, जो पॉजिटिव प्लेट थी, इसने जो तीव्रता उत्पन्न करी है, और नेगेटिव वाली जो प्लेट है उसने जो तीव्रता उत्पन्न करी है, उनकी डायरेक्शंस क्या क्या हैं। तो पहली वाली जो प्लेट है उसके जो जहाँ तीव्रता निकालनी होती है, देखिए कंसेप्ट पहले चैप्टर का आ गया, फिर दोबारा जहाँ तीव्रता निकालनी होती है वहाँ पॉजिटिव मान के चलना पड़ता है ना। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में कैसा बल रहेगा, प्रतिकर्षण का दूर भगाएगा। तो ये आ गई पहली तीव्रता की दिशा। ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बल लगता है आकर्षण का, तो ये अपनी ओर खींचेगा। ये आ गई दूसरी तीव्रता की दिशा।
ठीक है, यानी दोनों तीव्रताएं क्या हो गई हैं, सेम डायरेक्शन की आ गई हैं। दोबारा देखते हैं, जब भी आपको तीव्रता की डायरेक्शन निकालनी हो तो वहाँ एक पॉजिटिव चार्ज मानना पड़ता है। तो ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षण का बल रहेगा, दूर भगाएगी, तो ये यहाँ से दूर भागेगा, तो ये आगे पहली तीव्रता। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आकर्षण का बल रहेगा तो अपनी ओर खींचेगी, ये आगे दूसरी तीव्रता की दिशा। भाई इसने दूर भगाया और इसने अपनी ओर बुलाया, तो रिजल्ट तो कुल मिला के है ना, इसी तरफ चलाना सब कुछ मैटर। तो नेट तीव्रता क्या होगी, जुड़ेगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो नेट तीव्रता जो आएगी, नेट तीव्रता E इजिकल टू क्या आएगी, E1 प्लस E2। और E1 का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का भी यही है भाई, प्लेटों के कारण तो तीव्रता का फॉर्मूला यही होता। तो एलसीएम ले लीजिएगा, 2 एलसीएम तो आप ले ही सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू आपके पास में है, रखिए 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपके पास है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। कैलकुलेट करते हैं, इससे सीधा सीधा 2 बार काटने की कोशिश कीजिएगा आप। क्या है, 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस 11, और ये है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। एक पॉइंट जो है और आप आगे ले जाइए, इसे बना लीजिए 17.7, और जब यहाँ आगे ले जाते हैं तो इसका मतलब यहाँ घटाते हैं, तो 11 तो पहले से ये माइनस की, एक और घटा देंगे, तो 11 माइनस के हैं, एक और माइनस का हो गया 12 हो गया, तो माइनस के 12 से 12 कट जाएंगे, और ये आ जाएगा कट के 2, पूरा पूरा इससे कैंसिल होगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 2। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो भी मात्रक होता है आप उस मात्रक को यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमारे बोर्ड में एग्जाम आने के लिए आ चुके हैं, या बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, या और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट मुझे ज़रूर कीजिए और बताइए कि आपको ये सवाल समझ में आए हैं या नहीं आ रहे हैं। धन्यवाद।